जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स और ट्रांसफार्मर की सीरीज मेरी चल रही थी और ट्रांसफार्मर में हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट आज शुरू करने वाले हैं। उसका कारण मैंने आपको कल बताया था कि कल तक सारे नो लोड नो लोड लॉसेज, कॉपर लॉसेज, ये सब कुछ बता दिया गया था आपको। ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स बता दिए गए थे, वाइंडिंग पैरामीटर्स और कोर पैरामीटर्स, और इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट्स परफॉर्म्ड ऑन ट्रांसफार्मर। मैंने आपको बताया था कि टेस्ट करते क्यों हैं, टू डिटरमाइन ट्रांसफार्मर पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स या ये कहिए कांस्टेंट्स कहिए, इनसे क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा ट्रांसफार्मर के पैरामीटर कौन कौन हुए, आर नॉड, एक्स नॉड, एक्स ई 1 या 2 कुछ भी लिखिए, और आर ई 1 या आर ई 2, ये मिल जाएंगे। इसके बाद हमें मिलेंगी लॉसेज। लॉसेज दो टाइप की होती हैं, एक आयरन लॉस और दूसरी कोर लॉस। इन लॉसेज की हेल्प से हम निकालेंगे दो चीज़ें, एक वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा इफिशियंसी। साथ में साथ इन लॉसेज से एक पैरामीटर और मिलेगा, वो होगा टेम्परेचर राइज। ट्रांसफार्मर अगर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट करे तो टेम्परेचर कितना राइज होगा, ये हम इससे निकालते हैं। तो टेस्ट इस वजह से परफॉर्म किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में। किसी भी मशीन में या डिवाइस में टेस्ट परफॉर्म करने का यही दो रीजन होता है, तीन रीजन, वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशियंसी और टेम्परेचर राइज निकालना। अब टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लोडिंग करके और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग वाले स्मॉल मशीन या डिवाइस के लिए यूज होते हैं, जिनकी रेटिंग क्या है, स्मॉल है। उनके लिए लोड भी इजीली अवेलेबल है और मशीन तो स्मॉल है ही है। लेकिन जो लार्ज मशीनें होती हैं, लार्ज रेटिंग की, एमवीए में लोड है, ठीक है, मेगा में। अब उस समय हमें लोड अरेंज उसमें रेटिंग है मेगावाट या एमवीए में। उसके बाद हमें उस रेंज का लोड जो है एडजस्ट करना या लोड फाइंड आउट करना या लोड अप्लाई करना, और साथ का साथ उस लोड में इतनी पावर वेस्टेज होती है, इस वजह से हम लोग इनडायरेक्ट लोडिंग का हेल्प लेते हैं। इनडायरेक्ट लोडिंग क्यों प्रेफर की जाती है? क्योंकि हमें लार्ज मशीन के लिए, लार्ज रेटिंग के लिए हमारे पास लार्ज लोड अवेलेबल नहीं होता, पहली कारण। और दूसरा कारण ये है पावर वेस्टेज कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पूरा लोड नहीं डालेंगे तो हमारे पास पावर का भी वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर हम लोड डाल दिए तो फिर हमारे पास पहली बात तो उतना हैवी लोड अरेंज करने की दिक्कत, और दूसरी बात जो हम अरेंज भी करेंगे, जो पावर वो कंज्यूम करेगा, वो पावर क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक, इस वजह से हम इनडायरेक्ट लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में या किसी भी मशीन में कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। तो फर्स्ट डालिए ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट, इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओपन सर्किट का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, नो लोड टेस्ट। ये नो लोड की कंडीशन पर निकाला जाता है, मतलब सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि
क्या आपको यहां पर ध्यान में रखना है? पहली बात तो इट इज परफॉर्म्ड ऑन एलवी साइड। एचवी साइड को आपको ओपन रखना है। एचवी साइड को क्या रखना है? ओपन। एलवी साइड परफॉर्म करने का दो कारण है। पहला पहला कारण यह है कि ये लोड जिस कंडीशन पर परफॉर्म किया जाता है वो होती है रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो भी रेटिंग होगी मशीन की, वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई, और साथ में साथ जो भी वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा वोल्टेज मशीन को दे दिया जाएगा इनपुट में, सोचा नहीं जाएगा। ठीक, उससे कम नहीं होगा। जैसे अगर लिखा रहे 440/11 kV, ये लिखा है, तो एलवी साइड कौन सा है? 440 वाला। तो 440 हमको क्या दे देना है? तुरंत अप्लाई कर देना है। 50 हर्ट्ज लिखा रहेगा तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो पूरा का पूरा अप्लाई कर देना है एलवी साइड में। तो एलवी साइड में इसको परफॉर्म करने का क्या कारण है? क्योंकि ये रेटेड वोल्टेज पर होता है, तो इस वोल्टेज एलवी साइड के वोल्टेज को अरेंज करना, सप्लाई इजिली मिल जाती है। अगर हम 11 के भी सप्लाई करेंगे तो हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा स्टेप अप करने के लिए, क्योंकि जनरेशन हमेशा किस में होता है? 230, 240, 440 वोल्ट। फिर उसी को हम आगे क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। ठीक, अब क्या हुआ? एलवी साइड में, एलवी साइड में परफॉर्म करने का क्या कारण है? इंस्ट्रूमेंट्स आर इजली अवेलेबल। इंस्ट्रूमेंट्स इजिली अवेलेबल होते हैं हमारे पास। दूसरा, रेटेड वोल्टेज की बात की जा रही है। जब रेटेड वोल्टेज की बात की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सप्लाई का अरेंजमेंट भी इजिली पॉसिबल होता है। और तीसरी बात, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर क्यों होती है? क्योंकि जो कोर लॉसेज होती हैं, ये देता क्या है ये भी लिख लीजिए यहां पर। इससे हमें मिलेगा क्या? टू फाइंड आउट कोर लॉसेज। ठीक, कोर लॉसेज हमें पूरा हो, कंप्लीटली हो, उसमें कुछ जितना मैक्सिमम हो सकती हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर करें। क्यों? क्योंकि रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर ही फ्लक्स क्या रहेगा? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। उससे ज्यादा फ्लक्स नहीं हो सकता। अब ये फ्लक्स ही हमें क्या करेगा? कोर में होने वाली लॉसेज को बताएगा। एडी करंट और हिस्टेरिसिस हम अलग अलग नहीं जान सकते, लेकिन इनका कंबाइंड जान सकते हैं कि टोटल कोर लॉस या आयरन लॉस कितनी होती है। ठीक, चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम वोल्टेज कम कर दिए तो हमें लॉसेज की वैल्यू क्या मिलेंगी? कम। कोर लॉसेज हमेशा किस पर डिपेंड करती हैं? वोल्टेज पर। आप अगर ये इक्वेशन ध्यान में रखे होंगे, पी एच प्लस पीई, हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट। हिस्टेरिसिस क्या होती है? कांस्टेंट एफ बी एम की पावर ईटा, और पीई क्या होती है? के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर। ठीक, फिर बी एम की वैल्यू क्या रखते हैं? फाई एम बाई ए, एरिया। और फाई एम की वैल्यू क्या रखते हैं ईएमएफ इक्वेशन से? ई डिवाइडेड बाई 4.44 एफ ए एन। ये ई है, या इसी को लिखते हैं वी, सिंप्लीफाई करने के लिए। इसी वजह से वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक, चलिए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। वोल्ट मीटर, अमीटर लगा दीजिएगा।
ये है वाट मीटर, अमीटर। ये है HV साइड, ये है LV साइड। LV साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम लगाइएगा, वो दिखना चाहिए कि LV है। ये है वोल्ट मीटर, जो कि टोटल इनपुट वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज जो होगा उसको नापेगा, मेजर करेगा। यह है मीटर। और यह वाट मीटर क्या करेगा? वाट मीटर पावर कंजम्पशन को नापेगा, मेजर करेगा। वाट मीटर में दो कॉइल होती हैं, ये जब मेजरमेंट आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक होती है करंट कॉइल, एक होती है प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल करंट को नापती है, मेजर करती है। इसी वजह से करंट कॉइल को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि मीटर को देखिए सीरीज में लगाए हैं, जिस वाइंडिंग का हमें करंट मेजर करना है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वो सब मेजरमेंट में आपको पता चलेगा। अभी के लिए ये कनेक्शन है, ठीक। तो वाट मीटर की रीडिंग क्या देगी? कॉपर लॉस, आयरन लॉस। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या देगी? टोटल सप्लाई वोल्टेज V1। और अमीटर की रीडिंग क्या देगी? ट्रांसफार्मर नो लोड पर कौन सी करंट ड्रा करता है? दैट इज कॉल्ड नो लोड करंट, I0। यहां से हमें क्या मिलेगा? नो लोड के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? नो लोड में ट्रांसफार्मर के पैरामीटर, अगर आपको नो लोड का सर्किट डायग्राम याद है तो आप फटाफट निकाल लेंगे। एक होता है R0, दूसरा होता है X0, I0। I0 से इधर जो जाएगा वो हो जाएगा IC, और इधर जाएगा IM। तो वाट मीटर की रीडिंग इज इक्वल टू VA cos phi। दिस इज कॉल्ड नो लोड पावर फैक्टर, ये आपको बता चुके हैं। यहां से क्या मिलेगा आपको? cos phi नॉट मिलेगा। वाट मीटर की रीडिंग डिवाइडेड बाई वोल्ट मीटर रीडिंग, अमीटर की रीडिंग। I0 आपको पता है अमीटर की रीडिंग, तो IC की वैल्यू क्या मिल जाएगी? I0 cos phi नॉट। और IM की वैल्यू क्या मिल जाएगी? I0 sin phi नॉट। IC और IM मिल गए, तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइडेड बाई IC। V की रेटिंग हमें पता है। X0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइडेड बाई IM। हमें नो लोड में यही चारों पैरामीटर चाहिए थे, यही चारों पैरामीटर हमें मिल गए, ठीक। वाट मीटर रीडिंग डायरेक्ट आयरन लॉस देगी, वो हमें मिल गया। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्या? ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जस्ट उसका उल्टा यहां पर होगा। यहां पर क्या करना है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से टू फाइंड आउट कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉस क्या होती है? I²R, यही होती है ना, ठीक। अब I²R को ट्रांसफार्मर में हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम ऐसे लिखें, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग की करंट और दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी करंट और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी। तीनों में से तीनों सही हैं, ठीक। आंसर तीनों से सेम आएगा। शॉर्ट सर्किट्स में क्या हमें मिलता है? कॉपर लॉसेज। दूसरी बात, हमें और क्या मिलता है? टू गेट वाइंडिंग पैरामीटर्स। वाइंडिंग पैरामीटर्स का मतलब R और X। R0 और X0 कौन थे? ये पिछले वाले, ये क्या थे? ये कोर पैरामीटर्स थे। ट्रांसफार्मर की कोर से इनका मतलब है, वाइंडिंग से मतलब नहीं है, ठीक। टू गेट वाइंडिंग पैरामीटर्स हमें I²R निकालना है। इसका मतलब कि हमें रेटेड करंट फ्लो कराना है, तो वो रेटेड वोल्टेज पर था, तो ये किस पर है? रेटेड करंट फ्लो कराना है।
वो किधर की साइड होता था? एलवी साइड। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इजिली अवेलेबल है। यहां पर क्या है? इट इज परफॉर्म्ड ऑन एचवी साइड। एलवी को, वहां पर एचवी को ओपन करते थे, इस वजह से उसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। यहां पर एलवी को क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट सर्किट। क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर में V1 I1 इज इक्वल टू होता है V2 I2। अगर वोल्टेज जिधर का ज्यादा होगा उधर की करंट हमेशा कम होगी। तो एलवी साइड में वोल्टेज क्या है? कम है, तो यहां का करंट क्या होगा? ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? एचवी के कंपैरिजन में। हमें रेटेड करंट सेकेंडरी साइड फ्लो कराना होता है, और हम उसका इमेज कहां देखते हैं, उसका रीडिंग कहां देखते हैं? प्राइमरी साइड। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है कि वहां पर पैरामीटर्स रेफर कर दिए जाते हैं। एक की मिरर इमेज आपको दूसरी साइड मिल जाएगी। अंतर किसका होगा? N1 और N2 का। ये आपको रेफर्ड पैरामीटर्स में बताए हैं। ठीक, अब देखिए अच्छा, ये रेटेड वोल्टेज पर होता था ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट। ये किस पर होगा? रेटेड करंट पर। तो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए आपको शॉर्ट सर्किट साइड देखना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट साइड रेटेड करंट फ्लो हो। अब इसके लिए जो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वो एचवी साइड में कितना देते हैं? 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज। फुल लोड या रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए हमें कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है? 10% खाली। क्यों? क्योंकि आगे है शॉर्ट सर्किट, लोड है ही नहीं, पूरा का पूरा क्या कर दिए? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होती है? मैक्सिमम फ्लो होती है। जब लोड लगा लेंगे तो कम फ्लो होगी। ठीक, तो हमें मैक्सिमम कॉपर लॉस इसी समय मिल जाएगी, जो भी हो सकती है। ठीक, अब वो रेटेड करंट, वो रेटेड वोल्टेज का कितने परसेंट पर फ्लो हो जाती है? 5 to 10%। तो अगर 11 kV लिखा है डिवाइडेड बाई 440 वोल्ट, तो इसका 10% कितना हुआ? इसका 5 to 10% कितना हुआ? 1.1 kV। बात समझ में आ गई? तो 1100 वोल्ट हम आराम से ले सकते हैं। 1 किलो वोल्ट का तो हमारा क्या होता है? घर में हीटर होता है। ठीक, अब क्या है? वही चीज यहां पर लगा दीजिए, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, अमीटर। आपको यहां पर सप्लाई देना है, वेरिएबल सप्लाई होगी ये। सप्लाई वोल्टेज यहां से, ये है सप्लाई, इसको हम चेंज करते रहेंगे। और इसको क्या कर दीजिए? शॉर्ट। ये है एलवी, ये एचवी। ठीक, अब देखिए अगर ये रेटेड वोल्टेज पर होता तो सारा क्या दो होता? कोर लॉसेज। अब जब ये 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज है तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर कोर लॉसेज कॉपर लॉसेज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसी वजह से यहां पर क्या मिलता है? हमेशा कॉपर लॉसेज मिलता है। कोर लॉसेज को हम वरीयता नहीं देते, प्रेफरेंस नहीं देते। ठीक, चलिए, वाट मीटर की रीडिंग क्या देगी? कॉपर लॉस। अमीटर की रीडिंग क्या देगी? वाइंडिंग करंट I1। वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देगी? V1। ठीक, यहां पर क्या होती है? रेटेड करंट फ्लो होती है। इसी को यही इधर ट्रांसफर होकर के अमीटर में देखते रहते हैं कि कितना रेटेड करंट फ्लो हो सकती है। ठीक, रेटेड करंट निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे दिया है 100 kVA का ट्रांसफार्मर और दिया है 11 kV ऑब्लिक 440 वोल्ट। तो रेटेड करंट निकालने के लिए V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 इज इक्वल टू ट्रांसफार्मर की रेटिंग।
I1 निकालिए, मतलब 11 kV साइड कितनी करंट फ्लो होगी, तो 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11,000, तो ये कितना हो गया 100/11, मतलब कितना 9.9 एम्पियर, ठीक 9.09। ये किसकी साइड है, 11 kV साइड, और यहाँ की साइड में ज़्यादा करंट फ्लो होगी, तो 440 कितना निकला, ग्यारह दूना 22, 3 25, 11 दूनी 22, 11 7 77, 227 एम्पियर। तो यहाँ पर हम अमीटर में क्या देखेंगे, 227 इधर फ्लो होनी चाहिए, तो इसका मिरर इमेज इधर जाएगा, तो 227 इधर कितना मिलना चाहिए 9.09, तो हम इधर क्या फ्लो कराएंगे 9.09। अब ध्यान से देखिए, हम हाई वोल्टेज साइड में ये इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, लेकिन हम हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, हम वोल्टेज कितना अप्लाई किए 5 to 10%, इतने पर ही रेटेड करंट क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पर 227 चाहिए, तो यहाँ पर क्या कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं, I1 I2 इज इक्वल टू N2/N1। तो अगर I2 की वैल्यू 227 है, तो N2/N1 से I1 की वैल्यू क्या आएगी, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं, यही निकलेगी 9.09, ठीक। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए ये हमें मिल गया, अब ये मिल गया, तो कॉपर सॉरी वाट मीटर की रीडिंग इज इक्वल टू V1 ISC इंटू कॉस फाई, यहाँ से कॉस फाई मिल जाए, ये शॉर्ट सर्किट के कंडीशन पर है कॉस फाई, वाट मीटर रीडिंग डिवाइडेड बाई वोल्ट मीटर रीडिंग डिवाइडेड बाई अमीटर रीडिंग, कॉस फाई मिल गया, जेड क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर रीडिंग डिवाइडेड बाई अमीटर रीडिंग, जेड और कॉस फाई मिल गया, तो आर क्या मिल जाएगा, इधर की साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं प्राइमरी साइड, तो सारे पैरामीटर रेफर्ड टू प्राइमरी मिलेंगे, रेफर टू HV क्या हो जाएगा ZSC इंटू कॉस फाई SC, आर मिल गया, तो एक्स क्या मिल जाएगा अंडर रूट बात समझ में आ गई, आर और एक्स मिल गए। आर और एक्स दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, वाट मीटर रीडिंग टोटल क्या देगी कॉपर लॉस, तो I² इंटू आर, ये क्या है अमीटर रीडिंग, तो RE1 क्या मिला वाट मीटर रीडिंग डिवाइडेड बाई अमीटर की रीडिंग का स्क्वायर, आर मिल गया, जेड यहां से निकालने हैं तो एक्स भी आप निकाल लें, ठीक। कहानी समझ में आ गई। यहां पर यह भी समझ में आ गया होगा कि यहां पर जब कॉपर कोर जब लगी है तो कोर लॉसेज को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रेटेड वोल्टेज पर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड पर टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हाई वोल्टेज की पूरी रीडिंग पूरा रेटिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उतना ही अप्लाई कर रहे हैं जितना जरूरत है, और कितने की जरूरत है 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, उतना तो हम कर ही लेते हैं, उतना तो आ ही जाएगा, ठीक है नॉर्मल अवेलेबल है, हमें ज़्यादा तो वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक थर्ड टेस्ट है जिसको बोलते हैं संपनर टेस्ट। संपनर टेस्ट का मैंने नाम और बताया था, दो नाम इसको और कहते हैं, बैक टू बैक, या इसी को बोलते हैं रीजनरेटिव टेस्ट, ठीक। यहां पर क्या करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज निकाला जाता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज किसी भी मशीन का या किसी भी डिवाइस का तब मिलेगा जब उसमें टोटल होने वाली लॉसेज हमें एक साथ पता चल जाए, अलग अलग नहीं। ओपन सर्किट से हम ओनली कोर लॉसेज जान सकते हैं, कॉपर लॉस नहीं जान सकते, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ओनली कॉपर लॉस जान सकते हैं, कोर लॉसेज नहीं जान सकते, लेकिन इस टेस्ट से हमें दोनों लॉसेज एक साथ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं वो देखते हैं।
दो आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं सेम रेटिंग का। ये इसकी प्राइमरी, प्राइमरी साइड के पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर लगाइए एमीटर, एक लगाइए वोल्ट मीटर और दूसरा लगाइए वाट मीटर। ये किस लिए लगाए? प्राइमरी साइड के वोल्टेज को, प्राइमरी साइड के पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए कि प्राइमरी कितना करंट ले रही, कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना वाट मीटर की रीडिंग आ रही है। इसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के पैरामीटर निकालने के लिए एमीटर लगाए, वाट मीटर लगाए, साथ में वोल्ट मीटर लगा। ये है सप्लाई। ये सब मेजर करेंगे किसको? सेकेंडरी को, और वो किसको मेजर करेंगे? प्राइमरी को। लेकिन ये ध्यान रखना, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी को तो मेजर करेंगे, लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर का मेजर करेंगे, अकेले का नहीं। तो यहां पर क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन लिख लेते हैं। टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, पहली कंडीशन है आइडेंटिकल होने चाहिए। एक ट्रांसफार्मर ये है T1, दूसरा है T2। दूसरी बात, प्राइमरी पैरेलल में है, दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज है, पैरेलल में है। तीसरा, सेकेंडरी फेज अपोजिशन में है। फेज अपोजिशन क्या होता है? फेज अपोजिशन ये होता है कि अगर दो बैटरी ऐसे लगी हैं, ये है V1, ये है V2, इनके क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि प्लस के बाद माइनस है, फिर माइनस के बाद प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे लग गया, ये है V1, ये है V2, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या करेंगे? एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो फेज अपोजिशन का क्या मतलब है कि यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज एक दूसरे को क्या करें? सबट्रैक्ट करें, कैंसिल करें। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इस वजह से करते हैं, क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होता है? जीरो, और करंट ओपन सर्किट में वोल्टेज क्या होता है? इनफाइनाइट। यही होता है ना। तो इसको वर्चुअल शॉर्ट सर्किट बनाने के लिए, अगर वोल्टेज जीरो, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों एक साथ किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? तो शॉर्ट सर्किट बनाने के लिए हमने क्या किया? फेज अपोजिशन लगा दिया। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के टर्न रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के वोल्टेज भी सेम होंगे, और अगर दोनों के वोल्टेज सेम होंगे, एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है, अगर कहीं गलती से दोनों आपस में ऐड हो गए तो तब तो वोल्टेज डबल हो जाएगा। तो इस वोल्ट मीटर को चूज करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि इसकी रेटिंग ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी की रेटिंग है उससे जस्ट डबल होनी चाहिए। मतलब अगर 440 वोल्ट यहाँ है तो इसका रेटिंग कितना होना चाहिए? कम से कम 880 वोल्ट की रेटिंग रीडिंग ये ले सके, इतनी कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए कि अगर गलती से अपोजिट उसमें है तो फिर हम क्या कर दें? एक दूसरे को ऐड करना है तो हम क्या करें? उनका कनेक्शन चेंज कर देते हैं। कनेक्शन चेंज करने के लिए इसको पलट देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो कनेक्शन पलट जाएगा। शुरुआत करते हैं।
प्राइमरी साइड में आयरन लॉस निकालने के लिए हमेशा क्या करना है आपको, रेटेड वोल्टेज देना है। रेटेड वोल्टेज दिए तो ये तो वोल्टेज है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। ये है दोनों को नो लोड पर क्या देता है, नो लोड पर जब भी टेस्ट करेंगे इसको ओपन करेंगे, ओपन रखा रहने देंगे। क्यों? क्योंकि नो लोड पर सेकेंडरी क्या रहती है, ओपन। ये है एलवी और ये है एचवी। ठीक, तो पहले सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट किए हमने, इसको रोटेट वोल्टेज दिया। इस वाट मीटर ने कॉपर लॉसेस दोनों ट्रांसफार्मर की निकाली, तो इसको मैंने इसकी रीडिंग को लिखा 2 PI, 2 टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस इन वन ट्रांसफार्मर, और ये दोनों के नो लोड करंट को देगा, दोनों ट्रांसफार्मर के। बात समझ में आ गई? इसको हमने ओपन रखा है, हमें ओपन सर्किट के पैरामीटर तुरंत मिल गए, मतलब टोटल कोर लॉसेज हमें मिल गई इस वाट मीटर की रीडिंग से। फिर क्या करते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, यहां पर क्या किए हमने, इसको 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज दिया, जैसे शॉर्ट सर्किट में करते हैं। तो इस वाट मीटर को क्या हो जाएगा, 2 PC, 2 टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस इन वन ट्रांसफार्मर, और ये देगा 2 ISC शॉर्ट सर्किट करंट। अब जब यहां पर सप्लाई देंगे आप, तो ये क्या रहना चाहिए, फेज अपोजिशन में। फेज अपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे को नलीफाई, इस स्विच को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ठीक, पहले इसको ओपन रखे थे, फिर आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ताकि ये किसकी तरह बिहेव करे, शॉर्ट सर्किट की तरह। अब शॉर्ट सर्किट अगर हम एचवी साइड में हमने सप्लाई दिया, तो फिर इसको क्या करना है, हमें रेटेड करंट कहां फ्लो कराना है, प्राइमरी साइड, एलवी साइड। तो एलवी साइड की करंट का पाथ कुछ ऐसा होता है। ये है करंट का पाथ। ठीक, इसी में करंट क्या होती है, मूव करती है। बैक टू बैक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये आवरली हो सकता है, 24 घंटे लगातार चले, 1 आवर के गैप पर। ठीक, तो 24 घंटे यही टेस्ट एक साथ करते हैं, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एक साथ। पहले एक बार उसको चार्ज किए, इसको अपोज किए, फिर एक बार इसको किए, उसको किए। ठीक, ये सारा काम साइमल्टेनियसली चलता है 1 आवर पर गैप पर, और 24 घंटे की रीडिंग देखी जाती है। उस समय पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज कितना हुआ। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्राइमरी कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेकेंडरी फेज अपोजिशन में होती है कि फेज एडिशन में होती है, तो फेज अपोजिशन में होती है। और तीसरा इससे मिलता क्या है, इससे टेम्परेचर ट्रांसफार्मर में होने वाला टोटल टेम्परेचर राइज मिल जाएगा, अगर ट्रांसफार्मर रेटेड लोड पर अप्लाई हो या वर्क करे तब। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये है करंट का पाथ आप। ठीक, तो बस इसमें यही बताने लायक था, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग आपकी पूरी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ़िशियंसी की बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद एक दिन और लगेगा, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। ठीक, ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, बस मोटा मोटा ध्यान रखिएगा किस कंडीशन पर किया जाता है, इससे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। ठीक, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभ्यास कीजिए, और खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद।